वापस आते हैं दोबारा से, हम इसी पे आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास एक और सवाल आया हुआ है, पहले मैं वो पढ़ लूं जरा, ये मैं बाद में पूछूंगी। ये खुशबख्त ने एक सवाल पूछा है मुझसे कि इंसिडेंस ऑफ कैंसर डिपेंड्स अपॉन जियोग्राफिक एंड एथनिक ओरिजिन। यस, बिल्कुल होता है, ये मैं इसी का ही आंसर करने लगी थी। अच्छा देखो, एथनिक बेसिकली इतना खास इतना वो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनके अंदर कोई एक एक्टिविटी एक जैसी हो, तो उसकी वजह से जो है, अब देखो इसमें मसला क्या है कि मैं किसी भी एथनिक ग्रुप के हवाले से कोई एग्जांपल दूंगी तो वो एक अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस होती हैं जो पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप्स के दरमियान में होती हैं। मैं इस वक्त मजहबी ग्रुप्स की बात करी, से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अफ्रीकन की कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज होंगी जो कि अमेरिकन में नहीं होंगी, ठीक है। वहां पे भी आप देखते हो कि अमेरिकन में भी जो व्हाइट अमेरिकन और जो ब्लैक अमेरिकन होते हैं उनकी प्रैक्टिसेस में डिफरेंस होता है, और उन प्रैक्टिस डिफरेंसेस के नतीजे में भी डिफरेंट किस्म के कैंसर हो सकते हैं। सो बेसिकली एथनिक ओरिजिन एक वैलिड पॉइंट है कि जो कि आपके कैंसर्स को डेवलप करने में कंट्रीब्यूशन फैक्टर डाल सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन तो आप देख लो, आपके सामने एग्जांपल मैंने दी हुई है। डाइटरी पैटर्न्स होते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होते हैं बहुत सारी जगहों पे, जैसे फॉर एग्जांपल जो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाले जो लोग होते हैं उनकी डिफरेंट बीमारियां होती होंगी, लेकिन जो देर से सोते हैं और देर तक सोते रहते हैं उनके दूसरे मसाइल होंगे। ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम सिर्फ एक खाने की चीज को उठा लें तो जो जापान की जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर क्या चीज थी मैंने, हाँ ये देखो, डेथ रेट ऑफ स्टमक कार्सिनोमा ऑफ मेल्स एंड इन फीमेल्स वाज 7 times हायर इन जापान कंपेयर्ड टू यूएसए। ऑब्वियसली कोई ना कोई रीजन होगा, कोई डाइटरी ऐसी चीज होगी जो यूएसए वाले नहीं खाते हैं और जापानीज खाते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो स्टमक कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, उसकी वजह क्या है आपको मैं आसान अल्फाज में बता देती हूँ। चाइनीज जापानीज और जो हम उनको फॉलो करते हुए हम लोग सिरका या जो विनेगर है वो बहुत इस्तेमाल कर रहे होते हैं डाइट्स में। ठीक है जी। जापानीज के खाने जो होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन ऊपर से वो कच्चा सिरका मिर्ची वगैरह वो अलहदा से खा रहे होते हैं। ठीक है। वो क्या करेगा, स्टमक की एसिडिटी में कंट्रीब्यूट करेगा। पेप्टिक अल्सर कैन वेरी इजीली ट्रांसफॉर्म इनटू स्टमक कैंसर्स। उसके मुकाबले में अगर आप जो अमेरिकन डाइट देखें उसमें वो लोग विनेगर, मिर्चें, दो चीजें हैं जो ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, और बहुत कुछ गंदा इस्तेमाल करते हैं। मैं ये नहीं कह रही, उसकी वजह से कुछ और कैंसर्स होते हैं। लाइक हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो लार्ज इंटेस्टाइन के कार्सिनोमाज हैं वो यूएसए में ज्यादा है एज कम्पेयर टू योर अफ्रीकन कंट्रीज। वजह क्या है कि फाइबर डाइट बिल्कुल नहीं लेते यूएसए वाले, ठीक है। रिफाइंड डाइट इस्तेमाल करते हैं, जिसके नतीजे में उनको जो है वो कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है। कॉन्स्टिपेशन के नतीजे में उनको जो है लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर ज्यादा होते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप अफ्रीकन डाइट देखें तो उसमें फाइबर कंटेंट इतना ज्यादा होता है, कच्ची सब्जियां, कच्चे फ्रूट्स इतने ज्यादा खाते हैं वो, तो उसके नतीजे में उनको किसी और जगह का कैंसर होता होगा, वो नहीं होता। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये बात? ठीक है। तो इस तरह से मतलब ज्योग्राफिक और एथनिक जो कंट्रीब्यूशन है वो कैंसर के हवाले से वो बहुत ज्यादा है। एक और सवाल यहाँ पे आया हुआ है कि ट्यूमर सब, अच्छा ये वहां तक पहुंचेंगे तो बात करेंगे इसके ऊपर। हाँ जी, कोई और सवाल जो इससे रिलेटेड अगर आपका है, कॉजेज ऑफ कैंसर के हवाले से कोई है तो बता दो, वरना फिर मैं आगे चलूं। है आगे चले? समझ आ गया इससे आगे का पोर्शन? आर यू विद मी? यस सवाल तो नहीं है, आगे चलूं? यस मैम, आगे मैम। अच्छा, ईमान इजाज क्या कह रही है? मैडम बॉडी रिस्पांस नहीं आएगा। किस चीज के लिए बॉडी रिस्पांस चाहिए ईमान? मैम इतनी इन्वेजन हो रही है ब्लड में, कैंसर ब्लड सेल्स में जा रहा है, लिम्फेटिक्स में जा रहा है, तो बॉडी रिस्पांस नहीं आएगा। और टीएनएफ अल्फा क्यों इसमें मैम कंट्रीब्यूट करता है कैंसर में? देखो, टीएनएफ अल्फा बेसिकली ग्रोथ प्रमोट करवाता है। बात समझ में आ रही है? जितने भी आपके पास जो आपके पास जो स्टेबल सेल्स हैं उनकी ग्रोथ प्रमोट करवाता है टीएनएफ अल्फा।
सो कैंसर अगर किसी भी किस्म का है तो वो क्या कर रहा है कि लोकल मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर रहा है। मैक्रोफेजेस क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं, टीएनएफ अल्फा और निकल रहा है। जब टीएनएफ अल्फा और निकल रहा है तो वो कैंसर सेल्स को मजीद प्रमोट कर रहा है। तो ये एक विशियस सर्कल शुरू हो जाता है जिसके नतीजे में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ तो रहा होता है लेकिन वो कैंसर डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा होता है एज कम्पेयर टू कैंसर को मतलब कैंसर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने के बजाय कैंसर की प्रमोशन में हेल्प कर रहा होता है। बात समझ आई कि ईमान? लेकिन फिर मैम कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा बॉडी से, कैंसर डिवाइड हो रहा है। देखो बिल्कुल आता है ना, ये छोटे छोटे जो सिम्टम्स है वो आ रहे होते हैं। मसला क्या होता है कि वो छोटे छोटे सिम्टम्स को कोई खातिर में नहीं ला रहा होता। से फॉर एग्जांपल मैं ये कह रही हूँ कि एक पेशेंट है, उसको ब्रेस्ट में एक छोटी सी जो है वो बन गया है, क्या कहते हैं, एक छोटा सा ग्रोथ हो गई है, ठीक है। उसको हल्का हल्का सा एक माइनर सा पेन हो रहा है। अब उसने चेक किया, उसको कोई जो वो बहुत ही छोटी सी जो ग्रोथ थी वो उसको महसूस नहीं हुई, ठीक है। पेन हो रहा है, अब वो 1-2 दिन पेन होगा, उसके बाद वो उस पेन को संजीदगी से लेगा कोई? वो पेन तो हो रहा है ना, वो तो आपको बता रहे हैं कि अंदर कोई गड़बड़ हो रही है। आपने उसको उस सिम्टम को, उस साइन को संजीदगी से नहीं लिया। हम संजीदगी से कब लेते हैं, जब चीज जो है वो अच्छी खासी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। अभी पिछले दिनों की बात है, मेरे पास एक रिपोर्ट आई, वो मैंने पढ़ी, तो उसमें लिखा हुआ था 10 मिलीमीटर का एक ग्रोथ जो है वो बिल्कुल निप्पल के बराबर में हुई है ब्रेस्ट के ऊपर, ठीक है जी। अब जब मुझसे पूछा जिनकी रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा, मैंने कहा हाँ भाई हो तो रहा है, इसको अगर चाहो तो किसी ऑन्कोलॉजिस्ट को चेक करा दो। अब जब ऑन्कोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लिया तो ऑन्कोलॉजिस्ट का क्या कहना था, इतनी सी चीज के लिए परेशान हो रहे हो, आराम से बैठो, 6 महीने के बाद आना, अगर ग्रोथ होगी तो फिर देखेंगे। अब बात समझ में आ रही है आपको ईमान? यस मैम। अगर आप बिल्कुल छोटी सी चीज को भी रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं तो सामने डॉक्टर के पास इतने बड़े बड़े मसाइल आ रहे होते हैं, वो छोटी चीजों को कहते हैं ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। बात समझ में बढ़ जाती है? हाँ जी मैम, फिर वही चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फिर वही ज्यादा मसला काज कर रही है। एग्जैक्टली। अब वो फिर उस एंड पे जाके, अब पहला फॉर एग्जांपल वो जो बच्ची है जिसने बोला होगा, उसको कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी जब डॉक्टर ने कहा होगा ऐसी कोई चीज ही नहीं है, 6 महीने इंतजार करो। अब 6 महीने के बाद क्या वो याद दिलाएगी अपने घर वालों को कि मुझे दोबारा से चेकअप कराओ? वो बोलेगी डॉक्टर फिर बेइज्जत कर देगी मुझको, मुझे क्या जरूरत पड़ी है बोलने की, ठीक है। तो वो एक चीज होती है जिससे लोग छुपाना शुरू कर देते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। यस मैम। बात समझ में आई ईमान? यस मैम। ठीक है जी। अच्छा, हनाता पूछ रही हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स और ऑन्कोजीन्स को एक्सप्लेन कर दें। बेटा वो अभी हम वहां जा रहे हैं, उधर उसी टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, तो हम एक्सप्लेन करती हूँ मैं उसको। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कार्सिनोजेनेसिस। कार्सिनोजेनेसिस इज द प्रोसेस, द पैथोजेनेसिस ऑफ कार्सिनोमा फॉर्मेशन, ठीक है जी। कार्सिनोजेनेसिस हम जो बोल रहे हैं वो पैथोजेनेसिस है। जो हमने शुरू में जब हमने इंजरी शुरू की थी तो हमने क्या कहा था कि पैथोलॉजी इज बेसिकली कवरिंग द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, द पाथवे एंड द सिम्टम्स एंड साइंस, ठीक है जी। तो जो कार्सिनोजेनेसिस है बेसिकली इज द पैथोजेनेसिस ऑफ कार्सिनोमा फॉर्मेशन। अच्छा, इसमें आपके पास आ जाती हैं 2 जीन्स जो कि हम अभी रिपेयर के अंदर भी करके बैठे हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स और ऑन्कोजीन्स। प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या है? वो तमाम जीन्स जो कि ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करती हैं ना। हमारी बॉडी को ग्रोथ फैक्टर्स की जरूरत कब पड़ती है? रीजनरेशन एंड रिपेयर के टाइम पे पड़ती है, ठीक है जी। तो यही प्रोटो ऑन्कोजीन्स अगर गलती से हाइपर एक्टिविटी कर जाएं या लॉस ऑफ कंट्रोल के साथ कंटिन्यूसली ग्रोथ करवाती रहे तो क्या होगा? these proto-oncogenes will be converted into oncogenes। समझ में आ रही है? तो बेसिकली और प्रोटो ऑन्कोजीन्स की म्यूटेशन अगर किसी भी वजह से हो गई, अब वो म्यूटेशन किसी वायरस की वजह से हो सकती है, किसी रेडिएशन की वजह से हो सकती है, किसी कार्सिनोजन की वजह से हो सकती है। लाइक जैसे मैंने आपको बहुत दफा बताया है कि चार्ड मीट या जो कार्बोनेटेड मीट होता है वो बहुत मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है फॉर कैंसर फॉर्मेशन। सिंपल आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं क्या? बारबेक्यू। अगर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है बारबेक्यू तो वो कार्सिनोजेनस होता है, ठीक है जी। तो अब अगर ऐसी कोई भी चीज आपकी बॉडी में कंटिन्यूसली इंट्रोड्यूस हो रही है तो वो क्या करेगी? प्रोटो ऑन्कोजीन्स को ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट कर सकती है।
बात समझ में आ रही है? सो प्रोटोऑन्कोजीन्स बेसिकली आर द नॉर्मल जीन्स विच आर हेल्पफुल फॉर रीजनरेशन एंड रिपेयर बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग ग्रोथ फैक्टर्स फॉर रिपेयर पर्पस. ठीक है जी. बट whenever mutation takes place because of any etiological factor of the cancer, that proto-oncogene is converted after mutation into an oncogene. और फिर उसके बाद oncogene क्या करेगा? Obviously you can very well imagine cancer formation करेगा. यहां तक बात समझ में आ गई? यस मैम. ठीक है. ट्यूमर सप्रेसर जीन. अच्छा, ये खुशबख्त का सवाल था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. खुशबख्त मौजूद है आज? आई थिंक इनका उसका मसला है. अच्छा, ट्यूमर सप्रेसर जीन का सवाल था खुशबख्त का, वो मैं बता देती हूँ. बल्कि सॉरी, ये हनाता का सवाल था ना. हनाता, आपको बात समझ में आ गई बेटा? यस मैम, आ गई. ठीक है जी. अच्छा, इसके बाद फिर हम आते हैं प्रोटीन प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन्स. प्रोटीन प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन्स क्या क्या हैं आपके? जैसे मैंने बताया, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर्स होते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लियर रेगुलेटरी फैक्टर्स होते हैं और माइटोकॉन्ड्रियल ऑन्कोजीन्स होती हैं. ये तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स हैं प्रोटोऑन्कोजीन्स और ऑन्कोजीन्स के. अब यही वो कंपोनेंट्स हैं जो कि यूजुअली अगर म्यूटेटेड जीन से निकल रहे हैं तो ये आपका कैंसर फॉर्मेशन करा सकते हैं. अब आ जाते हैं आप जो है इधर कैटेगरी बताई हुई है यहाँ पे और एसोसिएटेड ट्यूमर्स बताए हुए. पीडीजीएफ बीटा चेन जो है, अगर इसमें प्रोटो ऑन्कोजीन इसकी है सिस, ओवर एक्सप्रेशन अगर हो रही है, मोड ऑफ एक्शन है इसका ओवर एक्सप्रेशन के नतीजे में, ये पीडीजीएफ बीटा चेन अगर उसकी ओवर एक्सप्रेशन होती है तो एस्ट्रोसाइटोमा या ऑस्टियोसार्कोमा कॉज कर सकता है ये. ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई? या अब ये सारे कैंसर्स भी एक्सप्लेन करूं? बहुत टाइम लग जाएगा, फिर तो एक और क्लास की जरूरत पड़ेगी. बताऊं क्या? यार सीरियसली सारे बताऊं बैठ के? अगर मैं थोड़ा बहुत नहीं मैं बता रही हूँ, अगर मैंने बताया ना तो प्रिय मैं पेपर में इंक्लूड करूंगी, उसके बाद फिर सर पकड़ के बैठे हुए तो फिर छोड़े. देखा, मुझे पता था. खुद ही पढ़ लेंगे. हाँ, फिर आप खुद ही कर लेंगे, ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि अगर मेरे मुंह से निकल गया तो ये मैं पेपर में लूंगी. खैर बता देती हूँ. एस्ट्रोसाइटोमा बेसिकली जो है, ना बताऊं? नहीं, फिर पेपर में आएगा ना. हाँ, पेपर में आएगा. बस मैम हम रीड कर लेंगे, याद कर लेंगे, आप आगे बढ़ा. देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए जरूरी है. एस्ट्रोसाइट्स बेसिकली आपके जो होते हैं ना, वो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स को कहते हैं. ठीक है जी. तो उनके अंदर अगर बिनाइन ट्यूमर हो जाता है तो वो एस्ट्रोसाइटोमा कहलाता है. ऑस्टियोसार्कोमा जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है बोन्स का, यानी आपके जो बोन्स हैं उनके अंदर अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया, कनेक्टिव टिश्यू का ट्यूमर है, तो वो ऑस्टियोसार्कोमा कहलाएगा. नाम याद रखना, कार्सिनोमा और सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू के लिए. फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर अगर जो है इसकी जो जीन है उसका नाम है HST1 एंड INL2. इनकी ओवर एक्सप्रेशन के नतीजे में आपको स्टमक कैंसर हो सकते हैं, ब्लैडर कैंसर हो सकते हैं और ब्रेस्ट कैंसर हो सकते हैं. एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का जो रिसेप्टर है उसकी जो जीन है उसका नाम है ERB-beta1. एम्प्लीफिकेशन होती है, यानी जीन एम्प्लीफिकेशन होती है. अब जीन एम्प्लीफिकेशन का क्या मतलब है कि एक जीन है, से फॉर एग्जांपल उसकी जो है उसमें मुस्तकिल ग्रोथ होने के नतीजे में क्या होता है कि जीन डबल हो जाती है. डबल से 4 टाइम्स से 8 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है. जब जीन मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आप बिल्कुल आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जीन से जो प्रोटीन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो भी मल्टीप्लाई होके निकलेंगे. एक जीन से अगर एक प्रोडक्ट एक दिन में निकल रहा था तो 8 जीन से 8 प्रोटीन प्रोडक्ट्स निकलेंगे. ऑब्वियसली इतने ज्यादा की बॉडी को जरूरत नहीं है, तो जब वो निकलेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा? ओवर ग्रोथ होगी, और जो वो ओवर ग्रोथ होगी वो ऑब्वियसली क्या होगी? कैंसर होगी. ये बात समझ में आई? एम्प्लीफिकेशन समझ में आई? जीन एम्प्लीफिकेशन. यस मैम. ठीक है जी. अच्छा, उसके बाद फिर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर लाइक रिसेप्टर्स जो होते हैं उसकी जो जीन होती है वो ERB-beta2 होती है. एम्प्लीफिकेशन के नतीजे में ब्रेस्ट, ओवेरियन और स्टमक कैंसर हो सकते हैं. प्रोटीन इन्वॉल्व्स इन सिग्नल ट्रांसडक्शन, यानी GTP बाइंडिंग जो प्रोटीन्स हैं उनके लिए जो जीन का नाम है वो RAS. पॉइंट म्यूटेशन. अच्छा, पॉइंट म्यूटेशन का क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि जीन से जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है तो एक न्यूक्लियोटाइड गलत लग जाता है.
तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड गलत लग रहा है तो उसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, ये याद रखिएगा। यानी सिंगल जीन है, से फॉर एग्जांपल 200 न्यूक्लियोटाइड्स की जीन है और उस 200 न्यूक्लियोटाइड की जीन में से एक जो न्यूक्लियोटाइड था वो गलत लग गया, ठीक है, सी की जगह जी लग गया फॉर एग्जांपल। अब वो जो सिंगल पॉइंट म्यूटेशन आई है ना, उसके नतीजे में प्रोटो ऑन्कोजीन कन्वर्ट हो जाती है इनटू ऑन्कोजीन, ठीक है जी। अब जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन जिसकी रैस जो है उसकी जीन का नाम है, जीन की रैस जीन की पॉइंट म्यूटेशन के नतीजे में क्या क्या हो सकता है, लंग, कोलोन, पैनक्रियाज कैंसर, ल्यूकीमिया एंड मेनी मोर कैंसर हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? एक पॉइंट म्यूटेशन कितनी खतरनाक हो सकती है बॉडी के लिए, समझ आ रही? टायरोसिन काइनेज का जो प्रोटीन है, टायरोसिन काइनेज का जो प्रोटीन है, इसकी जीन का नाम है एबीएल जीन। ट्रांसलोकेशन हो जाती है इसकी। अच्छा, ट्रांसलोकेशन का जो प्रोसेस है उसका मतलब क्या है, जीन अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह जाके लग जाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई से फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे जीन लगी हुई थी जहां पे किसी किस्म की कोई ग्रोथ नहीं हो रही, बहुत स्टेबल सिक्योर एनवायरनमेंट था, कोई डैमेज हुआ, कोई म्यूटेशन हुई या कोई समझ लें रेडिएशन का एक्सपोजर हो गया गलती से, उसके नतीजे में क्या हुआ कि वो जीन जो थी वो अपनी जगह से टूट के इम्यूनोग्लोबुलिन की जीन के बराबर में जाके लग गई। अब आपको मालूम है कि हमारी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स कितनी तेजी से बनते हैं, ऑब्वियसली जिस तेजी से प्रोटीन्स बन रहे हैं उसी तेजी से उनकी जीन काम कर रही होगी। अब अगर कोई हाइपर एक्टिव जीन के बराबर में एक स्लो सी जीन जाके लग जाए तो उसकी एक्टिविटी चेंज हो सकती है, स्पीड अप हो सकती है, होगी या नहीं होगी? होगी ना। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि ये जो अच्छी सी बीबी किस्म की जो जीन होती है ना, वो गंदी वाली जीन में कन्वर्ट हो जाती है और तेजी के साथ ग्रोथ शुरू कर देती है। टायरोसिन काइनेज के जो रिसेप्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा बनने लग जाते हैं। नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि उसकी वजह से क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया या एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया हो सकता है। क्लियर है ये बात? मैम और ल्यूकीमिया आपको मालूम है ब्लड कैंसर है, ठीक है? हाँ जी, अब आप क्या सवाल पूछ रही थी इकरा? मैम अगर ये जीन्स एक्सप्रेशन की वजह से हो रहा है या जीन में चेंजेस की वजह से ये हो रहा है, तो कैंसर हो रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा? मुझे आपकी आवाज रुक गई है बेटा, इकरा दोबारा बोलो। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि कैंसर जो हो रहा है ये दोनों चीजों में हो रहा है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है और ये नीचे भी ग्रोथ फैक्टर में भी ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, दोनों में डिफरेंट जीन के एक्सप्रेशन की वजह से या एप्लीकेशन की जीन की वजह से हो रहा है, तो हमें ये कैंसर का कैसे पता चलेगा कि कौन से ज्यादा जीन का ज्यादा एक्सप्रेशन हो गया है या एप्लीकेशन कौन सी जीन की हो गई है तो ये वाला कैंसर हुआ है? मेरा बच्चा, एक बात बताऊं, जिस टाइम पे कैंसर हो जाता है ना तो हमें इस बात से फिक्र नहीं होती कि कैंसर हुआ कैसे था। हमारे पास उस टाइम पे सिर्फ एक चीज की फिक्र होती है कि इस कैंसर को खत्म कैसे किया जाए। उस वक्त जो मरीज की हालत होती है, जिस तरह से वो तेजी के साथ उसकी हालत खराब हो रही होती है, जिस तरह से वो तेजी के साथ मौत के करीब जा रहा होता है, उस वक्त हमें इस चीज से कोई, यकीन करें, कोई सरोकार नहीं होता कि ये कैंसर किस तरह हुआ होगा। प्रॉब्लम उस वक्त क्या है कि उस कैंसर को खत्म कैसे किया जाए, मरीज को आराम कैसे दिया जाए, जितनी तकलीफ और जितने पेन में वो पेशेंट होता है। बात समझ में आ रही है? ये जो काम है बेसिकली ये रिसर्चर्स का हो सकता है, जिनका कोई रिलेटिव जो है वो कैंसर में मुब्तला ना हुआ हो तो वो बिल्कुल इंडिफरेंट होके इसके बारे में सोचेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बेसिकली आजकल इसके लिए एक तरीका ये कर दिया गया है कि जो है ना, जैसे ही जो भी कैंसर का मरीज होता है, अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री में एक भी पॉजिटिव केस है, ठीक है, तो उसका जो डीएनए है वो टेस्ट करवा लिया जाता है। डीएनए में जो एबनॉर्मेलिटी है उसी से पता चल जाता है बेसिकली कि क्या हुआ होगा जिसकी वजह से उसको कैंसर हो रहा है। बात समझ में आई? तो आमतौर पे आजकल जो है वो एक जो यूनिवर्सल प्रोटोकॉल बन गया है कि अगर कैंसर का मरीज है तो उसका हर सूरत में डीएनए टेस्ट होगा। क्लियर? मैम अगर हमें खोज पता चल जाए तो जीन थेरेपी करके हम उसे रोक सकते हैं? बेटा अभी इस तरह की जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है उनके ऊपर काम हो रहा है। मैं ये नहीं कह सकती कि इस पे कितनी हो गई है, लेकिन आजकल साइंटिस्ट सिर्फ इसी चीज पे लगे हुए हैं कि फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल बंदा है, उसको जो कैंसर हुआ है उसकी जीन को देखकर उस जीन की ट्रीटमेंट करके
उसको फिर उस जो डिफेक्टेड जीन की जगह जो ट्रीटेड जीन है उसको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि वो जो है वो फिर जो नए प्रोटीन्स बनाएगी वो डिफेक्टेड प्रोटीन्स नहीं होंगे, तो वो जो कैंसर की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। लेकिन ये अभी हाइपोथेटिकल है, अभी इसके ऊपर प्रैक्टिकली काम मतलब काम हो रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी किस्म की कोई सक्सेस सामने नहीं आई। समझ आई अली? यस मैम। अच्छा जी, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर्स जो है उसकी जो जीन्स है वो है मिक और एन मिक। एक मिक जो है उसकी ट्रांसलोकेशन हो जाती है, एन मिक की एम्प्लीफिकेशन हो सकती है। मिक की एबनॉर्मेलिटी से बर्कीज लिम्फोमा होता है और एन मिक की एम्प्लीफिकेशन से न्यूरोब्लास्टोमा और स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग हो सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक सवाल बर्कीज लिम्फोमा के हवाले से आया हुआ था, एक मिनट ऐसे मैं जरा देख लूं। इनका कहना है कि बर्कीज लिम्फोमा बी सेल्स के अलावा भी कहीं हो सकता है। इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? आई एम सॉरी, मैं इस सिलसिले में इतना अभी नहीं बता सकती, मैं आपको इसका आंसर मैं बाद में दे दूंगी। ठीक है जी। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं, एक सवाल मुझसे पूछा था P53 के हवाले से किसी ने, जो हमने अभी ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन समझ में आ गया आपको, या अभी भी कोई सवाल है इसमें, कोई कंफ्यूजन है? बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज बताइए। मैम आगे समझ आ गया? अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास आती हैं वो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स आती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जीन्स होती हैं। इनके नाम से जाहिर है कि ये क्या करेंगे, इन जीन्स की प्रेजेंस की वजह से ट्यूमर्स सप्रेस हो रहे हैं। अगर इन जीन्स की डेफिशिएंसी आ जाती है तो डिजीज कॉज होती है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपके पास जो इस वक्त 5 जीन्स के नाम आपके सामने आ रहे हैं, P53, NF1, APC, GCC, WT1, ये तमाम की तमाम जो जीन्स हैं बेसिकली अगर ये मौजूद हैं तो ये कैंसर्स नहीं होंगे जो इनके नाम के आगे लिखे हुए। लेकिन अगर ये जीन्स किसी भी वजह से डिफेक्टेड हो गई हैं, म्यूटेटेड हो गई हैं, गायब हो गई हैं, तो उसके नतीजे में ये कैंसर्स हो सकते हैं। ठीक है। एक चीज यहाँ पे और मैं बता दूं, आपको मालूम है कि हमारे जो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं दो एक दूसरे के साथ पेयर में मौजूद होते हैं। ठीक है। तो एक जीन 2 स्ट्रैंड्स के ऊपर होती है, मतलब एक ही जैसी जीन 2 स्ट्रैंड्स के ऊपर होती है। तो एक जीन अगर से फॉर एग्जांपल दूसरे जीन की अलील कहलाती है। क्या कहलाती है? ये वर्ड यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ALLELE, अलील। ये क्या मतलब हुआ कि से फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 1 और 2 जो है, या डीएनए स्ट्रैंड नंबर 1 और 2 एक दूसरे के आमने सामने हैं। स्ट्रैंड नंबर 1 पे जो जीन होगी वो स्ट्रैंड नंबर 2 के ऊपर भी होगी, एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। ठीक है जी। यहां तक बात समझ में आ गई? यूजुअली हमारी बॉडी में किस तरह से होता है कि अगर सिंगल एलील डिफेक्ट है, एक जीन खराब हुई है, तो बिनाइन ट्यूमर होता है। अगर दोनों जीन्स खराब हो गई हैं तो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की बात कर रही हूं मैं। समझ में आ गई बात? एक जीन खराब हो रही है, बिनाइन ट्यूमर होगा। दोनों जीन्स खराब हो गई हैं तो मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा। या यूं कह सकते हैं कि एक जीन खराब होगी तो आपका जो है वो आप जो है वो क्या कहलाओगे? आप कहलाओगे कैरियर। ठीक है। अगर दोनों जीन्स खराब हो गई तो फिर आपको हो गई डिजीज। ये 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, दोबारा समझ लें। एक अलील खराब होने पर बिनाइन ट्यूमर, दोनों अलील खराब होने पर मैलिग्नेंट ट्यूमर। ईदर दिस ऑप्शन इज प्रेजेंट, या दूसरा ऑप्शन क्या है, एक अलील खराब होने पर आप कैरियर हो जाओगे और दोनों अलील खराब हो गई तो आप डिजीज हो जाओगे। समझ में आई ये बात? यस मैम। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखो तो P53 का सवाल आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं जरा क्वेश्चन भी पढ़ लूं। हाँ जी। इन ट्यूमर सप्रेसर जीन 53 एक्ट एज TSG। एक्सप्लेन कर, TSG क्या है भाई? ट्यूमर सप्रेसर जीन। अच्छा देखो, क्रोमोसोम नंबर 17 पे P53 मौजूद होती है और ये ट्यूमर सप्रेसर जीन के तौर पे भी एक्ट करती है और ऑन्कोजीन के तौर पे भी एक्ट करती है।
टू कॉज अ कैंसर बोथ alleles शुड बी नॉन फंक्शनल। P53 के लिए डिजीज कॉज करने के लिए दोनों alleles का खराब होना जरूरी है। समझ में आ गई? अगर दोनों alleles खराब नहीं है, एक allele खराब है, तो डिजीज नहीं होगी। समझ आ गई ये बात? ठीक है। अब क्या होगा उसमें कि अगर तो फॉर एग्जांपल आगे जाके ऑफस्प्रिंग में ये कंडीशन आ सकती है, ये डिजीज आ सकती है, लेकिन फिलहाल जो बंदा है जिसके अंदर ये जीन मौजूद है उसको कैंसर नहीं होगा। NF1 न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 की जीन है, ये हेरिडिटरी न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस होता है, क्रोमोसोम नंबर 17 पे होता है। सिंगल एलील डिफॉर्मिटी कॉजेज डिजीज बिनाइन, बट इफ सेकेंड एलील इज ऑल्सो अफेक्टेड मैलिग्नेंट फॉर्म डेवलप्स। ये बात समझ में आ गई? यस मैम। अब इससे आगे नीचे सारा पढ़ लेना, ये इसी तरह से है। इसमें एक सवाल विल्म्स ट्यूमर के हवाले से मेरे पास आया हुआ था, मैं वो भी देख लेती हूँ जरा। विल्म्स ट्यूमर में किडनी का ट्यूमर डेवलप होता है, बट मेरा ये क्वेश्चन है स्पेसिफिकली चिल्ड्रन में क्यों होता है, एडल्ट में क्यों नहीं होता है? इसलिए कि एडल्ट तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आती है। ठीक है जी। यहाँ पे एक बात याद रखना, विल्म्स ट्यूमर एसोसिएटेड है डिलीशन ऑफ जीन से, शॉर्ट आर्म के क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर। ठीक है। मेजरली इन्वॉल्व हो रहा है जो लोकस, उसका नाम है 11p13। थर्ड मोस्ट कॉमन ऑर्गन कैंसर है ये चिल्ड्रन के अंदर बिलो द एज ऑफ 10 इयर्स। ये जीन डिफॉर्मिटी है। कैंसर उस वक्त हो रहा है जब जो दोनों जीन्स खराब हैं। ठीक है जी। तो जब दोनों जीन्स खराब हैं तो कैंसर का जो पेशेंट है वो इससे आगे जा ही नहीं सकेगा, इस एज से ऊपर जा ही नहीं सकेगा। ठीक है। और अगर तो हेरिडिटरी नहीं है ये प्रॉब्लम, तो वो डिजीज कुछ और कहलाएगी। अगर अडल्टहुड में जाके विल्म्स ट्यूमर जैसे मिलते जुलते सिम्टम्स के साथ अगर कोई कैंसर होता है तो उसका नाम कुछ और होगा, वो विल्म्स ट्यूमर नहीं होगा। विल्म्स ट्यूमर बेसिकली एबनॉर्मल जीन्स, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की वजह से होता है और पैदाइश के साथ ही होता है। तो जो बच्चे हैं वो 10 साल से ऊपर की नौबत ही नहीं आती, तो वो मतलब एडल्ट्स में कहाँ से होगा? समझ में आ रही है ये बात? कोई चीज जो प्रॉब्लम कर रही है तो अभी बता दें यहाँ तक। अच्छा जी, अब ये क्लास एंड होने वाली है, आप मुझे ये बताओ और कितना पोर्शन है? मैं एक और आपको इनविटेशन भेजूं या नहीं? क्योंकि अभी 2 सेकंड में क्लास बंद होने वाली, जल्दी से बता दो मुझे। दोबारा इनविटेशन भेजूं? यस मैम। यस मैम। यस मैम, ये कंप्लीट कर लो। चलो ठीक है, मैं भेज रही हूँ। हाँ जी। यस मैम। पूछो मैम, बिनाइन में जो है ना हम सफिक्स यूज कर रहे हैं ओमा, और मैलिग्नेंट में सार्कोमा। तो यहाँ पे सार्कोमा या कार्सिनोमा, 2 वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। कार्सिनोमा और सार्कोमा उसमें मैलिग्नेंट में ना? हाँ जी। तो यहाँ लिखा है एस्ट्रोसाइटोमा, तो इसे हम सिर्फ एक ट्यूमर कहेंगे ना, कैंसर हाँ जी, नहीं है? ये बिनाइन ट्यूमर है। ठीक है, बस यही क्लियर करना। ठीक है, यही सवाल था। यस मैम, बस मैं यही पूछना चाह रहा था, जहाँ सार्कोमा या कार्सिनोमा आ गया वो कैंसर है, और जहाँ पे सिर्फ ओमा का वर्ड आ रहा है तो मतलब वो एक ट्यूमर है, लोकलाइज्ड है, जो अनस्प्रेडेबल है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मोस्ट प्रोबेबली उसकी यही प्रॉपर्टी है। हो सकता है कि चेंज हो जाए, लेकिन यूजुअली यही प्रॉपर्टी रहती है। ठीक है मैम। ठीक है जी। आगे कोई और सवाल किसी ने पूछना है? अली, आपका कुछ क्वेश्चन था? किसी और का? इकरा, ईमान इजाज? मैम इसके नीचे वाले टेबल में। नो मैम। ये नीचे वाले टेबल में है। ठीक है, एक मिनट। बायोलॉजी ऑफ ट्यूमर ग्रोथ। हाँ जी मैम, ग्रोथ फ्रैक्शन के हवाले से है। ग्रोथ फ्रैक्शन, एक सेकंड बेटा, रुकना, एक सेकंड रुकना, ठीक है? यस मैम। आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैं एक काम कर रही थी। डबलिंग टाइम जो है, बेसिकली देखो, डबलिंग टाइम जो है ना, इसका मतलब क्या है कि यूजुअली अगर आपको याद हो, अभी पिछले ही दिनों हमने रिपेयर के हवाले से जब हम सेल डिवीजन की बात कर रहे थे, तो हमने 3 तरह के सेल्स डिस्कस किए थे, याद है इकरा? यस मैम। जो मतलब उसमें हमने 3 तरह के सेल्स डिस्कस किए थे, कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स, स्टेबल सेल्स, और तीसरा क्या था? तीसरा था आपका परमानेंट सेल्स।
ठीक है। परमानेंट सेल्स जो है वो डिवाइड नहीं होते हैं, स्टेबल सेल्स अप्रोप्रिएट स्टिमुलस पर डिवाइड होते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स मुस्तकिल डिवाइड होते रहते हैं। तो जो कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स का जो टाइम होता है ना वो रफली 21.5 आवर, 22 आवर्स या 23 आवर्स तक के दरमियान का होता है, यानी 24 घंटे में एक मर्तबा सेल रिप्लेस हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब ये जो चीज है ना, ये नॉर्मल कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स की डबलिंग टाइम है। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि कैंसर सेल्स इससे ज्यादा स्पीड से डबल करते हैं, शायद इस वजह से इतना बड़ा कैंसर बन जाता है और पेशेंट की तबीयत खराब होती है। अगेन, जैसे मैंने आपको कहा, कैंसर डज नॉट नो हाउ टू बिहेव। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है कि कैंसर के सेल्स का डबलिंग टाइम जरूरी नहीं है कि उतना हो जितना कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स का होता है। कभी कभी कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनका डबलिंग टाइम जो है वो ना होने के बराबर होता है, यानी एक नॉर्मल साइकिल जो है उससे 5 गुना स्लो डबलिंग टाइम भी हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है कैंसर की, कि बेसिकली हो क्या रहा है कि कैंसर सेल्स के 2 मसाइल है। एक तो ये कि कैंसर सेल डेवलप हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कैंसर सेल्स मर नहीं रहे, एपोप्टोसिस नहीं हो रही है। समझ में आ रही है बात? 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। उसके नतीजे में आमतौर पे आपका सेल क्या हो रहा है, अगर 24 घंटे में एक सेल खत्म हो रहा है तो दूसरा सेल उसकी जगह टेक ओवर कर रहा है, या यूं कह लें कि अगर 24 घंटे के बाद एक नया सेल बन रहा है तो 24 घंटे के बाद एक सेल जगह छोड़ रहा है तो उस जगह पे वो नया बना हुआ सेल आ रहा है। बात समझ में आ रही है? उसके मुकाबले में जो कैंसर सेल्स है उसमें क्या हो रहा है, उनकी जो डेथ का जो प्रोसेस है वो तो हो ही नहीं रहा। कैंसर सेल्स की डेथ नहीं होती, ठीक है, नए सेल्स बनते चले जा रहे हैं। अब वो जो पूलिन हो रहा है उसकी वजह से एक नई ग्रोथ बन जा रही है जिसको हम कैंसर कह रहे हैं। ठीक है, तो डबलिंग टाइम इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि कैंसर सेल्स बहुत तेजी से डबल हो रहे होते हैं इस वजह से कैंसर बन जाता है, नहीं, जरूरी नहीं है। कभी कभी ये होता है कि वो 10-10, 12-12 दिन के बाद एक लेयर की डबलिंग हो रही होती है, लेकिन चूंकि पीछे वाले सेल्स उसकी जगह जो मौजूद हैं वो जगह छोड़ नहीं रहे हैं और उन्हीं के अंदर मजीद सेल्स ग्रो कर रहे हैं, तो इस वजह से मास बढ़ता चला जा रहा है। ये बात समझ में आ गई? यस मैम। कोई और चीज जो इसमें प्रॉब्लम कर रही हो? मैम नीचे वाला ग्रोथ फ्रैक्शन। ओके, ये मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, उसमें बताती हूँ। देखो जी, इस पिक्चर में आप देखो यूजुअली जब हमारा नॉर्मल सेल ग्रो करता है ना तो इस तरह ग्रो करता है। ये नॉर्मल सेल का ग्रोथ का तरीका है। मसला क्या है, फायदा ये हो रहा है कि ये इस तरह से ग्रो तो कर रहा है, लेकिन पीछे से चूंकि हर मर्तबा एक सेल, यहाँ से 2 सेल, यहाँ से 4 सेल हटते भी जा रहे हैं, इस वजह से जो जितना 100% ग्रोथ फ्रैक्शन है वो 100% रिप्लेस हो रहा है। कैंसर सेल्स में क्या होता है, जरूरी नहीं है कि सारे सेल्स डिवाइड करें। यूजुअली ये हो रहा होता है कि ग्रोथ इस तरह से चल रही होती है। अगर 2 सेल्स फॉर एग्जांपल डिवाइड हुए हैं तो उनमें से एक सेल वहां से निकल जाएगा और फिर बाकी का एक सेल जो है वो ग्रोथ साइकिल में रहेगा, बाकी नहीं। टोटल मिला के जो कैंसर सेल्स होते हैं उनके सिर्फ 20% सेल्स जो है वो ग्रोथ फ्रैक्शन के अंदर होते हैं। लेकिन अगेन कहानी क्या है, ट्यूमर बन क्यों रहा है, क्योंकि वो जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोल ग्रोथ है। किस तरह से कि वो या तो ये हो रहा है कि वो जो पीछे वाले सेल्स हैं वो मर नहीं रहे, या ये हो रहा है कि वो जो ग्रोथ हो रही है जिस टाइम पे जहां पे जरूरत नहीं है उस जगह पे ग्रोथ हो रही है। ये 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से कम ग्रोथ फ्रैक्शन होने के बावजूद, ना होने के बराबर डबलिंग टाइम होने के बावजूद जो है वो कैंसर ग्रो करता है और वो ग्रो करके फिर डिजीज कॉज करता है। ये बात समझ में आई? यस मैम। ऑलराइट, वापस जाते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, हैंडआउट के ऊपर। अब पूछो भाई, किसी और ने क्या सवाल पूछना है? हाँ जी,
एंजियोजेनेसिस में कोई चीज प्रॉब्लम कर रही है? एनीबडी? एंजियोजेनेसिस का ऑलमोस्ट प्रोसेस वही है जो हमने रिपेयर के टाइम पे एंजियोजेनेसिस की थी, ठीक है? वही फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो एंजियोजेनेसिस करा रहे हैं, VEGF करा रहे हैं, यानी वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है। बेसिकली ये तमाम वही चीजें। मसला सिर्फ क्या है कि ये तमाम जो ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज हो रहे हैं वो कैंसर सेल से रिलीज हो रहे हैं, ठीक है? और जो नई एंजियोजेनेसिस हो रही है वो टिश्यू रिपेयर के लिए नहीं हो रही है, बल्कि वो जो नए ब्लड वेसल्स बन रहे हैं वो कैंसर सेल को ब्लड सप्लाई करने के लिए बन रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो होस्ट है उससे पैरासाइट, हमने प्लांट्स में पैरासाइट पढ़ा था ना, पैरासाइट क्या कर रहा होता है? जितना स्ट्रॉन्ग, जितना हरा भरा पैरासाइट प्लांट होता है उतना ही वीक जो है आपका होस्ट प्लांट होता चला जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली वही सिचुएशन यहाँ पे लगती है कि जितना जो हरा भरा किस्म का कैंसर होता है, यानी जितना ब्लड वेसल लेके, जितनी ब्लड सप्लाई के साथ जितना प्रोलिफरेटिव कैंसर सेल होगा उतना ही होस्ट वीक होता चला जाएगा, ठीक है जी? क्यों? इसलिए कि वो जहां से जो ब्लड सप्लाई उठाई तो वहां से जितनी न्यूट्रिशन जो पेशेंट खा रहा है, जो उसकी बॉडी को लगनी चाहिए वो उसकी बॉडी को नहीं लग रही, वो कैंसर की ग्रोथ में जा रही है। बात समझ में आ गई? यस मैम। कोई चीज जो प्रॉब्लम कर रही है इसमें? वही मैकेनिज्म है, एपिथेलियम की डैमेज होना, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की डैमेज होना, ठीक है? उसके बाद एंडोथेलियल सेल्स का प्रोलिफरेट करके वो बनाना, लीक चैनल्स बनना, लीकीनेस रहना, और बाद में वेसल्स का जुड़ जाना, बेसमेंट मेम्ब्रेन का आ जाना, और उसके बाद दोबारा से स्वेलिंग का खत्म हो जाना। बेसिकली एग्जैक्टली वही चीज जो हमारी टिश्यू रिपेयर के अंदर एंजियोजेनेसिस का जो पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था, एग्जैक्टली वैसा ही ट्यूमर एंजियोजेनेसिस में भी होता है। क्लियर है? कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपने वो पढ़ लिया है तो हाँ, किलोइड जो है वो कैंसर कहलाएगा, जो मतलब किलोइड, हाँ, अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। अगर आपको याद हो मैंने एक पूरी एग्जांपल भी दी थी किलोइड के हवाले से, वो जो खातून की, तो वो बेसिकली यही है, जरा सा भी टच लगेगा, जरा टेम्परेचर या प्रेशर या किसी भी किस्म की कोई फ्रिक्शन आएगी तो किलोइड जो है वो कैंसरस ग्रोथ में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? बाकी का नीचे का जो पोर्शन है उसमें कहीं पे भी कोई चीज है जो पूछनी है बता दो मुझे।